मेरा नाम गौरव है और मैं जम्मू के जानीपुर इलाके का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज से 6 साल पहले की है। गर्मियों के दिन थे। मेरा एक दोस्त था। एक दिन उसकी बड़ी दीदी ने ना जाने क्यों सुसाइड कर लिया। जब हमको ये बात पता चली तो हम सब शॉक्ड रह गए। पता नहीं उसने ये किस वजह से किया होगा। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो मैंने अपने एक कज़न को, जो कि मेरे घर के पास ही रहता था, उसको अपने घर रुकने के लिए बुला लिया। मेरा वो दोस्त जिसकी दीदी ने सुसाइड किया था, वो मुझसे ज़्यादा मेरे कज़न का अच्छा दोस्त था। इसीलिए मेरा कज़न उसको भी अपने साथ ले आया। वो दोनों रात 8 बजे मेरे घर पहुंच गए। उसके आने के बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। तभी मेरा वो दोस्त बोला कि मैं बेड पे नहीं सो सकता, क्योंकि अभी मेरी दीदी को मरे 10 दिन भी नहीं हुए हैं। इसीलिए 10 दिन से पहले मैं बेड पे नहीं सो सकता। लेकिन वो अकेला ज़मीन पर सोता, यह हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने भी उसके साथ ज़मीन पर सोने का फैसला किया। मैंने ज़मीन पे एक चटाई बिछाई और हम तीनों नीचे लेट गए। चटाई पर लेटे लेटे हम लोग सिगरेट पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। बातें करते करते हम लोग भूतों के बारे में बातें करने लगे। मेरा कज़न भूतों की आवाज़ निकाल के हमें डराने लगा। बोला कि भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं किसी भूत से नहीं डरता, ये सब वहम होता है। बातें करते करते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो दोनों सो गए। मुझे भी सुबह जल्दी उठना था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर कई देर लेटे रहने के बाद मेरी भी आंख लग गई। सोते हुए मैंने सपना देखा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। मेरी आंख एकदम से खुल गई और तब जो मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे दोस्त की बहन, जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था, वो मेरे पैरों के पास बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसका चेहरा बिल्कुल काला जला हुआ नजर आ रहा था। वो वहां बैठी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने उसको बस एक ही झलक देखा था। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे गले से डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी, ना ही मैं अपने साथ सो रहे अपने दोस्तों को उठा पा रहा था। आंखें बंद किए हुए मैं बस यही सोच रहा था कि आज तो ये मुझे पक्का मार डालेगी, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं, प्रेत है। मैं आंखें बंद किए हुए ही भगवान को याद करने लगा। मैं उसको अपने पैरों के पास बैठा अच्छे से महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी आंखें नहीं खोली, बस भगवान को याद करता रहा। फिर करीब 2 घंटे वैसे ही लेटे रहने के बाद मैंने आंख खोली, लेकिन वो वहां नहीं थी। शायद वो वहां से जा चुकी थी। मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से अपने कज़न और दोस्त को उठाया और उनको सारी बात बताई। मेरी हालत देखकर उन दोनों को मेरी बात पर यकीन हो गया। उस वक्त घड़ी में 4 बज रहे थे। मेरे कज़न ने एक सिगरेट जलाई और मुझे भी दी। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। अगले दिन मेरे मम्मी पापा वापस आए तो मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने हमें बहुत डांटा। बोले कि उस लड़के को यहाँ घर में क्यों सुलाया, क्योंकि किसी के मरने के बाद भी उसकी आत्मा 10 दिनों तक उसके घर वालों के साथ रहती है। लेकिन मेरा दोस्त सोने के लिए हमारे घर आ गया था और इसीलिए शायद उसकी बहन की आत्मा भी उसके साथ हमारे घर आ गई थी। फिर मेरे घर वाले मुझे एक पीर बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूंक किया और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। इससे पहले कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मुझे ईश्वर और प्रेतों के अस्तित्व पे कभी विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने अपने घर वालों से, खासकर अपने मम्मी से, इन सब चीज़ों के बारे में कई कहानियां सुनी थी। वो सब कहानियां वैसे तो बहुत डरावनी हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में नहीं,
बल्कि अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 2009 की है, जब मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए ग्वालियर के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। एडमिशन के बाद वहाँ रहने के लिए मैंने एक जगह एक घर किराए पर ले लिया था। वो एक बहुत ही बड़ा और शानदार बंगला था, जिसमें एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। मैंने ऊपर वाला एक फ्लोर किराए पर ले लिया था। उस फ्लोर पर एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन था, जो कि मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया था। वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शुरू के 6-7 महीने तो मैं वहाँ आराम से रहा। मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं रात रात भर जाग के खूब पढ़ाई करता। लेकिन फिर एक रात, सर्दियों के दिन थे, मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने कानों में हेडफोन लगा लिए और गाने सुनने लगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आज तक नहीं समझ सका। मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक्स और ड्राफ्टर जो मेरे सामने रखे थे, वो अचानक से हवा में 3 फुट ऊपर उछलकर गिर पड़े और सामने लगी अलमारी से 2 फाइल्स नीचे गिर गईं। उस वक्त तो मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उस दिन के बाद से उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। जैसे कि रात में किचन और बाथरूम के नल अपने आप चलने लगते, किचन में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, घर की दीवारों पर खरोंचों के निशान बने मिलते। मैं उस घर में अकेला ही रहता था। कभी कभी मेरा कज़न भी आ जाता था, लेकिन फिर भी मैं 2 साल तक उसी घर में रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बस ये जानना चाहता था कि वहाँ वो सब हो क्या रहा है। मुझे उन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन फिर एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। डॉक्टर्स भी ये डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या हुआ है। मेरे सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते। इन सब घटनाओं के बारे में मम्मी पापा भी जानते थे। मेरे बीमार होने के बाद मेरी मम्मी मुझे किसी बाबा को दिखवाना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करते थे। कुछ टाइम बाद मैं भी ठीक हो गया, लेकिन फिर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद पापा को मुझे एक मौलवी के पास लेकर जाना ही पड़ा। मेरे बेडरूम में एक ऐसा एरिया था जहाँ जो कोई भी सोता वो रात में सपने में बातें करता। सपने में कोई बूढ़ा आदमी हमेशा हमें वहाँ से भाग जाने को बोलता। हम मौलवी के पास गए तो उन्होंने हमें एक पानी की बोतल और 3 तावीज़ दिए और एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। बोले कि इसे अपने दरवाजे पर टांग देना। इन सब घटनाओं के बाद मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन हो गया और मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और डेली जाप करने लगा। जब मैं 4th ईयर में पहुंचा तो ये सब चीज़ें जैसे अचानक से शुरू हुई थी वैसे ही बंद हो गई। रात में पढ़ाई करते हुए मैं अपने लैपटॉप में कृष्णा और जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो खोल के रखता। आखिरी दिन जब मैं वो घर छोड़ रहा था तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास पैकिंग करवाने के लिए आए हुए थे। रात में मेरी मम्मी के सपने में एक लड़की आई और रोते रोते बोली कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, मेरी यही कामना है। ये सब कुछ होने के बाद एक बात मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें वाकई में होती हैं और फिल्मों के जैसे आड़े टेढ़े चेहरों वाली नहीं होती। लेकिन अगर आपको भगवान पे विश्वास है और आपके परिवार में प्यार है तो कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा नाम लवप्रीत शेरगिल है। मैं पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जो मेरी मम्मी के साथ हुई थी। ये कहानी मुझे मेरी बुआ ने बताई थी। मेरी बुआ ने मुझे बताया कि जब मैं बहुत छोटा था, करीब 4 साल का, तो एक बार मेरी मम्मी और ताई जी एक मेले में घूमने के लिए गई थी। वो मेला हमारे गांव में हर साल लगा करता था। मेले में घूमते हुए मेरी मम्मी और ताई ने जलेबी खरीदी और एक पेड़ के नीचे बैठ के खाने लगी। लेकिन जलेबी खाते खाते ही उन दोनों का सर बहुत भारी होने लगा।
उनको तेज बुखार भी चढ़ गया। उनको अपने सामने एक छोटा बच्चा जमीन पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो उनको देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। वो दोनों बहुत डर गए, लेकिन किसी तरह वो दोनों हिम्मत करके घर वापस आ गए। लेकिन घर आते ही मेरी ताई जी कुछ कुछ बोलने लगी। वो चावल मांगने लगी। उनकी हालत देखकर मेरी बुआ ने हमारे गांव के एक बाबा को बुला लिया। बाबा ने आते ही बता दिया कि इन दोनों के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, और वो जो कुछ भी है वो कभी मेरी मम्मी में आ जाता है तो कभी मेरी ताई जी में। जब वो मेरी मम्मी में आता तो मेरी ताई बेहोश हो जाती, और जब वो मेरी ताई में आता तो मम्मी बेहोश हो जाती। फिर बाबा ने मेरी ताई के बाल खींच के कुछ मंत्र पढ़े और पूछा, कौन है तू? वो बोली, मेरा नाम कक्की है। मेरे बाप को इस गांव के एक आदमी ने धोखे से मार दिया था। मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा। बाबा ने उससे कहा कि तू उसके शरीर को छोड़ दे। जिसने भी तेरे बाप को मारा है, मैं उसको सजा दिलवाने में तेरा साथ दूंगा। फिर ताई जी के अंदर आए कक्की ने बताया कि एक दिन जब वो खेत में अपने पापा को खाना देने जा रहा था, तो उसने देखा कि दो आदमी उसके बाप की लाश को घसीट के ले जा रहे हैं। उसने बताया कि उन्होंने उसको भी वहाँ खड़े देख लिया, और फिर उसके सर में भी एक कुल्हाड़ा मार के उसको भी मार दिया। मेरी बुआ बताती हैं कि वो बाबा बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ भी गलत नहीं होने देते। कक्की की बात सुनकर मेरे घर वाले डर गए, लेकिन हम उन लोगों की पुलिस कंप्लेंट नहीं करवा सकते थे, नहीं तो हमसे भी उनकी दुश्मनी हो जाती। तो बाबा ने कक्की को बोला कि मैं खुद उन लोगों के खिलाफ गवाही दूंगा, लेकिन तू उसका शरीर छोड़ के चला जा। कक्की बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तू चला गया है? तो वो बोला कि तुम लोग अपने घर के दरवाजे पर एक पानी का गिलास रख दो, मैं उसे गिरा के चला जाऊंगा। हमने दरवाजे पर एक पानी का गिलास रख दिया, और कुछ ही देर बाद पानी का वो गिलास गिर गया। मेरी मम्मी और ताई जी बिल्कुल ठीक हो गई। कक्की ने बाबा को जिस आदमी का नाम बताया था, बाबा ने उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवा दी। और जैसा कक्की ने उन्हें बताया था कि उनकी लाशों को उन्होंने साथ वाले खेत में दबा दिया था, तो पुलिस ने वहां जमीन खोदकर उनकी बची हुई हड्डियां बरामद कर लीं, जिसके बाद उन दोनों आदमियों को सजा हो गई। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये मेरे चाचा के साथ हुई थी। मेरे चाचा एक ड्राइवर हैं। हमारे गांव में एक औरत रहा करती थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका चक्कर किसी और आदमी से भी था, इसलिए उसने अपने पति को तलाक दे दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद वो दूसरा आदमी भी उस औरत को छोड़ के चला गया। इस बात से परेशान होकर उस औरत ने अपने आप को आग लगा ली। मरने के बाद वो औरत चुड़ैल बन गई और एक सफेदे पेड़ पर रहने लगी, और आते जाते किसी के भी पीछे लग जाती। तो एक रात 12 बजे के करीब मेरे चाचा बाइक पे उसी रास्ते से घर आ रहे थे। वैसे तो घर आने के और भी कई रास्ते हैं, और रात में उस चुड़ैल वाले रास्ते से कोई भी नहीं आता जाता, क्योंकि उसके वहां होने की बात गांव में सबको पता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे चाचा उसी रास्ते से आ रहे थे। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे, वो चुड़ैल उनके पीछे लग गई। बाइक चलाते हुए चाचा को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे बैठा हुआ है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वही चुड़ैल उनके पीछे बैठी थी। उस पेड़ से हमारा घर पास में ही था, इसलिए चाचा जी जल्दी ही घर पहुंच गए। लेकिन घर आते ही उनको बहुत तेज बुखार हो गया। उस दिन के बाद से वो औरत मेरे चाचा को बहुत परेशान करने लगी। किसी भी टाइम वो उनके सामने आ जाती और जोर जोर से हंसने लगती, बोलती, मैं तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो एक दिन दादी ने एक बाबा को घर में बुला लिया। बाबा घर में आए तो चाचा से पूछा कि उस रात तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया था? चाचा बोले, नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो बाबा बोले, ठीक है, अगर तू सच बोल रहा है
तो आज के बाद वो चुड़ैल फिर कभी तेरे पास नहीं आएगी। बाबा ने कहा कि तुम सब लोग मिलके उस पेड़ को कटवा दो। तो गांव वालों ने मिलके वो पेड़ कटवा दिया। जब उस पेड़ को काटा जा रहा था तो ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा हो। पेड़ काटने के बाद गांव के लोगों ने उस जगह पाठ करवाया, तब जाके वहां सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद वहां वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं बनारस का रहने वाला हूं और अभी 10th क्लास में पढ़ता हूं। लेकिन ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ये तब की है जब मैं 4th क्लास में था। ये सब मेरी दीदी के साथ हुआ था जो मुझसे 5 साल बड़ी हैं। उस समय वो 9th क्लास में थी। एक बार होली के टाइम पर मेरे पापा दीदी को लेकर गांव गए थे होली मनाने के लिए। मैं और मम्मी बनारस में ही थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से दीदी वापस आई थी उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। शुरू के कुछ दिन तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी। पापा ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो हम उसको वापस घर ले आए। मम्मी ने ये बात जब मेरी मौसी को बताई तो उन्होंने कहा कि ये पक्का कोई ऊपरी चक्कर है, तुम किसी अच्छे बाबा को दिखाओ। तो मेरे मम्मी पापा ने दीदी को कई सारे पंडितों और बाबाओं को दिखाया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पापा ने अपने बॉस से सलाह मांगी तो उन्होंने पापा को मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए बोला। पापा ने बालाजी जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन उन्होंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। बस यही बोला कि हम लोग राजस्थान घूमने जा रहे हैं। हमारे साथ मेरे चाचा और उनके एक दोस्त भी गए थे जो कि पहले कई बार बालाजी जा चुके थे। हम लोग निकले और अगले ही दिन हम समाधि वाले बाबा पर पहुंच गए, जो कि बालाजी में एक मंदिर है जहां भूतों को भगाया जाता है। उन्होंने मेरी दीदी को एक लड्डू दिया, जिसे खाते ही वो अपने बाल खोल के जोर जोर से झूमने लगी। वो देख के मैं तो बहुत डर गया। पंडित जी ने हम लोगों को कहा कि तुम प्याज, लहसुन और चावल खाना छोड़ दो और सुबह शाम अपने घर में बालाजी की आरती करो। उसके बाद हम घर वापस आ गए। उन दिनों हम किराए पर रहते थे, तो दीदी ने पापा से कहा कि आप ये घर बदल लो। पापा ने कुछ ही दिनों में दूसरा घर ले लिया। दीदी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो मम्मी पापा के साथ ही सोती थी। सोते हुए उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। एक बार की बात है, हम सब लोग रात में सो रहे थे, तो सोते सोते अचानक दीदी उठ गई। उसके उठते ही मम्मी की आंख भी खुल गई। मम्मी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा हो। हम हर 2-3 महीने में बालाजी जाते रहते थे। एक बार जब हम बालाजी से आए तो हमको घर की एक टेबल पर कुछ खून जैसा लगा दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल सूख चुका था। पापा ने उसी वक्त पूरे घर में बालाजी का जल छिड़क दिया। हम जब भी घर में बालाजी की आरती करते तो दीदी एकदम पागल हो जाती और अपने बाल खोल के झूमने लगती। एक बार तो हद हो गई। जब आरती हो रही थी तो दीदी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। पापा जब आरती कर रहे थे तो दीदी ने पापा से आरती की थाली मांगी, बोली आरती मैं करूंगी। तो पापा ने उसको थाली दे दी, लेकिन उसने थाली लेते ही नीचे पटक दी और हमारी तरफ देख के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी। उस वक्त हम सब लोग बहुत डर गए। कुछ दिन बाद ऐसे ही आरती करते वक्त उसने मच्छर मारने वाली मोर्टीन कॉइल खा ली। हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए। भगवान की कृपा से उसकी जान बच गई। हम हर रोज अपने घर में बालाजी की आरती करते। धीरे धीरे उसकी तबीयत सही होने लगी। आज वो बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है। हम अभी भी साल में एक बार बालाजी के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हमारे घर में सब लोग खुशी से रह पा रहे हैं।
मेरा नाम शिवांशु है और मैं पंजाब के जलंधर का रहने वाला हूँ। ये सब मेरे साथ 3-4 महीने पहले हुआ था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ रोज सुबह वॉक पर जाया करता था। ये बात 4 जनवरी की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ही रेलवे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे थे। इसीलिए हम दोनों फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए सुबह सुबह वॉक पर जाया करते थे। रोज की तरह उस दिन भी हम लोग सुबह सुबह वॉक पर निकले थे। मेरा घर जलंधर के एक गांव में है और मेरी गर्लफ्रेंड भी पास ही में रहती है। हमारे गांव में एक शमशान घाट भी है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों टहलते हुए जा रहे थे। उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और कोहरा भी पड़ रहा था। हम दोनों अपनी मस्ती में वॉक कर रहे थे। तभी मेरी गर्लफ्रेंड को एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। उस वक्त हम लोग गांव के उस शमशान घाट के पास में ही थे। मैंने कहा, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई भी नहीं है। वो भी मान गई कि ये उसका वहम ही है। हम फिर से वॉक करने लगे, लेकिन 10 मिनट बाद ही हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ मुझे भी सुनाई दी थी। हमने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे और चारों तरफ अंधेरा था। हम लोगों ने उसी वक्त वापस लौट जाने का फैसला किया, लेकिन वापस आते हुए हमने देखा कि पीपल के पेड़ पर, जो कि बिल्कुल उस शमशान घाट के सामने था, उस पर सफ़ेद कपड़ों में एक साया खड़ा था। लेकिन उस साये की शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ उसके सफ़ेद कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो साया वहाँ से गायब हो गया। वो देखकर हम दोनों बहुत डर गए। मेरी गर्लफ्रेंड तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। मैंने किसी तरह उसको उठाया और भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से भागने लगा। उस वक्त मुझे अपने से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने उसे एक दुकान की सीढ़ियों पर लिटा दिया और अपने घर फ़ोन करने लगा, किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए। लेकिन मेरे फ़ोन से कॉल लगी नहीं रही थी। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पायल के फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। पीछे रास्ते में ही उसका फ़ोन कहीं गिर गया था। उस वक्त सुबह के 5:30 बज गए थे, लेकिन फिर भी चारों तरफ अंधेरा ही था। मैं उस वक्त उठ के आगे जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मैं बस वहीं बैठा सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। इतने में ही पायल को होश आ गया। मुझे लगा, चलो शुक्र है ये ठीक तो है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी तो और बुरा होने वाला है। मैंने पायल को गले लगा लिया, लेकिन गले लगाते ही उसने मेरे सीने पर दांत से काट लिया। मैं ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? पायल अपने होश में नहीं थी। मैं उसी वक्त वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं पायल को ऐसी हालत में वहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी वो उठी और चल के शमशान घाट की तरफ जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन ऐसा करते ही उसने मुझे फिर से काट लिया और मुझे मारने लगी। मैं वहाँ से भागा और भागता हुआ एक दुकान पर जाके रुक गया। दुकान का शटर बंद था। तभी मैंने देखा कि पायल मेरी तरफ ही आ रही है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो मेरी आवाज़ सुन के 3 लोग मेरी मदद के लिए मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें बताया कि वो लड़की मेरी दोस्त है, लेकिन उसके अंदर कुछ आ गया है। उस वक्त पायल का चेहरा देखकर वो तीनों लोग भी बहुत डर गए। बोले, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इतने में पायल फिर से बेहोश हो गई। उस वक्त तक दिन भी निकल चुका था। मैंने फिर से अपने घर कॉल की। इस बार फ़ोन मिल गया। हम दोनों के घर वाले जल्दी से वहाँ पहुँच गए और हम दोनों को घर लेकर गए। मैंने उनको सारी बात बता दी। अगर वो 3 लोग उस वक्त वहाँ नहीं होते तो हमारे घर वाले शायद मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते। फिर हम पायल को एक बाबा के पास भी लेकर गए। उसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस दिन से हमने सुबह वॉक पर जाना बंद कर दिया। पायल को भी सारी बात बता दी गई थी। उसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उस दिन जिस सड़क पर हम लोग टहल रहे थे वो वाकई में हॉन्टेड है। अभी कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में
वहां एक लड़के की मौत हो गई। हम लोग अब उस रास्ते से कभी नहीं जाते। मेरा नाम इमरान है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में था। उन दिनों हम नए नए नानी के घर में शिफ्ट हुए थे। मेरे इंटर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडीज करता था। एक रात मेरे दोस्त मेरे घर आए हुए थे। करीब 2 बजे वो लोग पढ़ाई करके अपने घर वापस चले गए। उस वक्त मैं अकेला ही अपने ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था। मम्मी पापा सो रहे थे। पढ़ते पढ़ते मेरी भी आंख लग गई। हल्की हल्की नींद में मैंने देखा कि एक लंबा सा आदमी सफ़ेद कपड़ों में मेरे आसपास घूम रहा था। मेरी आंख खुल गई, लेकिन वो साया तब तक वहां से गायब हो चुका था। मैं उठा और मुंह धोके फिर से पढ़ाई करने लगा। लेकिन उस दिन के बाद से ये रोज होने लगा। मैं अपना फ़ोन ड्राइंग रूम की शेल्फ में चार्जिंग पर लगाकर सोता था, सुबह फज्र की नमाज का अलार्म लगा के। हालांकि मैं कभी भी सुबह उठ नहीं पाता था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि हर रोज मेरा फ़ोन चार्जर से निकला हुआ मिलता। एक दिन तो मुझे मेरा फ़ोन नीचे पड़ा हुआ मिला। मुझे लगा शायद किसी चूहे ने ऐसा किया होगा। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद देखा कि चार्जिंग पर लगा मेरा फ़ोन अचानक उछलकर दूर जा गिरा। मैं चिल्लाया, कौन है? लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने ऊपर बोझ महसूस होने लगा। मैं तभी आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने मुझे डांटा। बोली कि वो एक जिन है, तुम उस पर चिल्लाए इसीलिए वो तुम्हें मारने आया था। मम्मी ने कहा कि वो एक नेक जिन है, तुम फज्र की नमाज का अलार्म लगा के भी नहीं उठते थे, इसीलिए वो तुम्हें उठाने आता था और तुम्हारा फ़ोन उठा के फेंक देता था। उस दिन के बाद से मैं हर सुबह फज्र की नमाज के लिए उठने लगा। उसके बाद मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम अंकिता है और मैं उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं जो स्टोरी बता रही हूँ ये मेरे साथ आज से 3 साल पहले हुआ था, जब मैं 20 साल की थी। गर्मियों में मैं अपनी बुआ के यहाँ घूमने के लिए गई थी। वो जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। तो एक दिन मैं अपनी बुआ की बेटी के साथ उनके खेत में घूमने गई। खेत में पहुँच के वो मुझसे बोली कि तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं घर से होकर आती हूँ। तो मैं वहीं खेत में ही बैठ गई। मैं वहाँ अकेली बैठी ही थी कि मुझे वहाँ एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बिल्कुल भीगी हुई थी। उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसका चेहरा उसके भीगे बालों से ढका हुआ था। मुझे लगा शायद गांव की कोई पागल लड़की है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मेरे पास आ रही है। मैंने उसे ठीक से देखा तो देखा कि उसके पैर उल्टे थे। वो देख के मैं बहुत डर गई और उसी वक्त भाग के अपने घर वापस आ गई। लेकिन फिर उसी रात वही लड़की मुझे हर तरफ दिखाई देने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने ये बात मेरी बुआ को बताई तो पता चला कि उस खेत में एक लड़की ने कुएं में कूदकर खुदकुशी की थी। लेकिन वो लड़की कभी किसी को दिखाई नहीं देती थी। लेकिन पता नहीं वो मुझे क्यों दिखाई दी थी। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। फिर मम्मी ने मुझे एक बाबा को दिखाया। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया, जिसके बाद वो लड़की मुझे दिखाई देना बंद हो गई। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ सच्ची कहानियां शेयर करना चाहती हूँ। ये पहली कहानी 2001 की है और ये सब हमारे जानने वाली एक आंटी के साथ हुआ था। मैं तब 9 साल की थी। हम लोग उस वक्त गुजरात के नलिया शहर में रहते थे। उस साल नलिया गुजरात में बहुत तेज़ भूकंप आया था, जिसकी वजह से नलिया के पास वाले शहर भुज में बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। उस हादसे के कुछ दिन बाद एक दिन वो आंटी
सुबह सुबह अंकल को ऑफिस जाते हुए उनको दरवाजे तक छोड़ने गई। जब वो वापस आ रही थी तो उनको अपने घर के बाहर एक 5-6 साल का बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा स्कूल के कपड़े पहने हुए था और एक बैग लिए साइकिल पर स्कूल जा रहा था। लेकिन उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। वो बच्चा कोई इंसान नहीं था। उसे देख के आंटी बस बेहोश होते होते बची थी। आंटी ने यह बात पड़ोस के लोगों को बताई तो लोगों ने बताया कि वो जरूर उस बच्चे की आत्मा होगी। आंटी बताती थी कि उस दिन के बाद से उनको हमेशा ऐसा महसूस होता कि उनके आसपास कोई है। हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होता और ये तब ज़्यादा महसूस होता था जब वो अकेली होती थी। लेकिन वो जो कुछ भी था वो आंटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर उसके करीब 1 साल बाद यानी 2002 में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग गुजरात से पंजाब चले गए। मैं तब 4th या 5th क्लास में थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि तब हमारे घर में 2 दरवाजे हुआ करते थे। एक जाली वाला जो कि बाहर की तरफ खुलता था और एक लकड़ी वाला जो अंदर की तरफ खुलता था। रात में सोते वक्त भी हमारा लकड़ी वाला दरवाज़ा खुला रहता था लेकिन जाली वाला बंद रहता था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था जिसकी रोशनी हमारे दरवाजे के सामने तक आ रही थी। उस वक्त रात के करीब 3:30 बज रहे थे। मैं तब जगी रही थी। तभी मुझे दरवाजे के पास एक इंसान की परछाई नजर आई, जैसे कि कोई बाहर दरवाजे के सामने खड़ा हो। मैं उठ के बाहर देखने गई लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। मैं चौंक गई क्योंकि परछाई अभी भी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर अभी 2 साल पहले की ही बात है। मेरे मम्मी पापा नीचे वाली आंटी अंकल के यहाँ गए हुए थे। घर पे सिर्फ मैं और मेरी बहन ही थे। लकड़ी वाला दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। तो नीचे वाली आंटी की लड़की हमारे घर में मिठाई देने के लिए आई। मैं मिठाई लेके किचन में रखने गई और जैसे ही मैं पलटी मैंने एक परछाई को बाहर से अंदर कमरे में जाते हुए देखा। मैंने उस परछाई को पहली बार नहीं देखा था। बचपन से ही मैं उस परछाई को अपने आसपास महसूस करती हुई आई हूँ। चाहे मैं अकेली हूँ या सबके साथ, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। ना उसने मुझे कभी कोई नुकसान पहुँचाया है, ना कभी किसी और को मुझे कोई नुकसान पहुँचाने दिया है। आज भी मैं जब भी रात में सोती हूँ तो मेरे घर के बगल में एक टिन की छत है जिस पर रात में किसी प्रेत के चलने की आवाज़ आती है। वो प्रेत मेरे घर में घुसने की कोशिश भी करता है लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरे साथ एक अच्छी आत्मा रहती है। लेकिन वो आत्मा किसकी है और मेरे साथ क्यों है ये मुझे आज तक नहीं पता चल सका। अभी करीब 1 महीना पहले मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन हम 3 लोगों के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। हमारी बेटी अभी 4 साल की है और प्री स्कूल में पढ़ती है। हमारा पहले वाला घर बहुत छोटा था और इस नए घर में आकर हम सभी बहुत खुश थे, स्पेशली हमारी बेटी, क्योंकि उसको अब अपना एक सेपरेट रूम मिल गया था जहां की वो दिन भर खेल और मस्ती कर सकती थी। घर बदलना बहुत ही थका देने वाला काम है। सारा सामान पुराने घर से पैक करके उठा के लाना, फिर नए घर में एक एक जगह रखना वाकई में बहुत थका देता है। इसीलिए जब कोई चीज इधर से उधर रखी मिलती तो हमारा उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता। शुरू शुरू में बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई चीज हमने कहीं और रखी हो और वो हमें कहीं और मिले, लेकिन सब थके हुए थे और हम सभी ने यही मान लिया कि शायद हम में से ही किसी ने वहां रख दी होगी। यहां तक कि जो मेरे साथ उस घर में पहली रात हुआ उस पर भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं गया। घर में पहली रात हम सब बहुत थके हुए थे और मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी कई घंटों से। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे कि तभी अचानक मेरी आंख खुल जाती है। मैंने किसी औरत के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनी थी। मैंने वो आवाज अच्छे से सुनी थी और उसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं उसी वक्त उठ गई। कमरे में लाइट बंद थी। मैंने अंधेरे में ही कमरे के चारों तरफ देखा। मैंने सारे ड्रॉर्स, टेबल्स सब अच्छे से चेक किए लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई
और मैं कमरे में अच्छे से देख पा रही थी। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे बगल में ही सो रहे हैं। मैं उनको देख ही रही थी कि वो एकदम से मेरी तरफ करवट ले लेते हैं। वो गहरी नींद में थे। उनकी आंखें जोर से बंद थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घूर रहे हैं। मुझे घूरते घूरते उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। वो देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन मुझे पता था कि वो नींद में ही है और शायद नींद में ही कोई सपना देख रहे हैं। मैं उनके बालों में हाथ फेरने लगी, ये सोच के कि शायद वो जो भी सपना देख रहे हैं वो टूट जाए। मैं उनके सामने ही लेटी हुई थी और हमारे चेहरे बिल्कुल आमने सामने थे कि तभी उनके चेहरे पर फिर से एक शैतानी सी हंसी आ गई, जैसे कि वो कोई जोक सुनाने वाले हैं। इतना ही काफी नहीं था कि वो नींद में ही हल्का हल्का सा हंसे और बोले, देखो तुम कितना डरी हुई हो। ये बोल के उन्होंने दूसरी तरफ करवट ली और गहरी नींद में ही सो गए। मैं शॉक में थी। मैं ना तो पलक झपका पा रही थी और ना ही रो पा रही थी। ये बिल्कुल किसी सपने जैसा था और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा थकी भी हुई थी। फिर वहीं लेटे लेटे 5 और 6 के बीच में मेरी आंख लग जाती है। अगले दिन हम सब लेट ही उठे थे और पिछली रात के बारे में सोचकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, मेरा दिमाग मानने को ही तैयार नहीं था। आखिर में मैंने उसको कोई सपना समझ के भुला दिया। घर में इतना काम था कि उसके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला। फिर अगले 2-3 दिन में हमने घर का सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। हमारी बेटी स्कूल गई हुई थी और मैं चाहती थी कि उसके स्कूल से आने तक मैं उसका कमरा बहुत ही अच्छे से सजा दूं, जिसको देख के वो खुश हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने उसके रूम को एकदम परफेक्टली सेट किया, जैसे कि किसी 4 साल के बच्चे का रूम होना चाहिए। वो रूम देख के बहुत खुश हुई। मैं और मेरे हस्बैंड भी उसको खुश देख के बहुत खुश थे। धीरे धीरे सारा घर नॉर्मल हो गया और सामान सेट करने की टेंशन दूर हुई, जो कि वाकई में बहुत बड़ी टेंशन थी। चीजों का इधर से उधर हो जाना या कोई लाइट जलती हुई छोड़ देना रोज की ही बात थी, लेकिन हम सब यही मान लेते कि हम में से ही किसी ने शायद कर दिया होगा। तब तो ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब जरूर जाता है। खैर, वीकेंड में हमने नए घर में आने की एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमारे सभी रिश्तेदार और फ्रेंड्स पार्टी में आए थे और घर को देख के सभी खुश थे। सबको घर पसंद आया, सिवाय मेरी दादी जी को। वो पूरे घर में इधर उधर देखती हुई घूम रही थी। दरवाजों के पीछे कबर्ड्स में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। वैसे तो मेरी दादी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती हैं। इसीलिए उनके घर में चारों तरफ इस तरीके से देखते हुए घूमने पर मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रात में हम डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, तो मेरा ध्यान बार बार मेरी दादी जी पर जा रहा था। वो बार बार पीछे के एक दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनके 3-4 बार ऐसा करने पर मैंने उनसे पूछ ही लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ दादी जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मेरे पूछते ही वो थोड़ा सा चौंक गई, मानो कि वो किसी नींद से जागी हो। मेरी तरफ देखते हुए वो बोली, मुझे बार बार तुम्हारी सफेद बिल्ली यहां घूमती हुई दिख रही है। तुमने बताया नहीं कि तुमने कोई सफेद बिल्ली ली है। लेकिन हमने तो कोई सफेद बिल्ली ली ही नहीं थी। मैंने दरवाजे की तरफ और टेबल के नीचे देखा, लेकिन मुझे कोई सफेद बिल्ली दिखाई नहीं दी। मैंने उनको बताया कि हमारे घर में कोई बिल्ली नहीं है। तो उन्होंने मजाक में ही वो बात टाल दी, ये बोल के कि उनकी उम्र में कई बार ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं। हम सभी ने मजाक में लिया उस बात को और अपना डिनर एंजॉय करते रहे। लेकिन पता नहीं क्यों उस सफेद बिल्ली की बात मेरे दिल में ही बैठ गई थी। मेहमानों के जाने के बाद मैंने सब साफ सफाई की और हम तीनों सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अपनी नजर के कोने से मुझे वो दिखाई दी, सफेद बिल्ली। वो थोड़ी बड़ी थी और गोली जितनी तेज थी। वो तेजी से टेबल के नीचे से निकलकर बाहर गार्डन में भाग गई। मुझे लगा कोई बिल्ली घुस आई है घर में। मैं भागकर बाहर गई उसको भगाने के लिए, लेकिन बाहर कोई बिल्ली नहीं थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर रात में सोते समय मैं और मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते मैंने उनको बताया कि मुझे भी वो सफेद बिल्ली दिखाई दी, लेकिन दिखते ही वो गायब हो गई थी। वो इन सब बातों में यकीन नहीं करते और इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पर। यही बोल के बात टाल दी कि ज्यादा बिल्ली के भूत के बारे में मत सोचो। मैं भी उनकी बात मान गई। आखिर एक बिल्ली हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती थी। हमने मजाक मजाक में वो बात टाल दी कि तभी मेरे हस्बैंड अचानक सोफे से उछलकर खड़े हो गए। वो मुझ पर गुस्सा करते हुए बोले, यहां कोई बिल्ली नहीं है,
और मुझे डराने के लिए ऐसी हरकत मत करो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो बोले, मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों में यकीन करती हो, लेकिन मैं नहीं करता। और तुम किसी चीज को मेरे पैर से रगड़कर मुझे डराने की कोशिश मत करो। लेकिन मैंने तो उनको छुआ तक नहीं था। मैं सोफे पर उनसे काफी दूर बैठी थी। बीच में हमारी बेटी सोई हुई थी। उनको जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि मैंने उनको नहीं छुआ था। उन्होंने मुझको सॉरी बोला और सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन मैं साफ देख सकती थी। मूवी खत्म होने के बाद हम सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद आई, लेकिन गहरी नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात मैं सपने लेती रही। मैंने सपने में वो सफेद बिल्ली देखी और एक औरत देखी जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी। पूरी रात यही सपने आते रहे जो कि बहुत परेशान कर। वो औरत जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, सपने में जोर जोर से हंस रही थी, जैसे कुत्ते रोते हुए करते हैं ना, बिल्कुल उस आवाज में। फिर वो जमीन से मिट्टी उठाती और अपने चेहरे पर रगड़ने लगती। और हर बार जब वो ऐसा करती तो नींद में ही मेरा दम घुटने लगता और मैं सांस लेने के लिए छटपटाने लगती। लेकिन सिर्फ मैं, वो नहीं। वो बस जोर जोर से हंसती, फिर मुट्ठी भर के जमीन से मिट्टी उठाती और उसको खाने लगती और चेहरे पर लगाती। पूरी रात यही चलता रहा। जाहिर था मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अगली सुबह मेरे हस्बैंड उठ गए और तैयार होने लगे, क्योंकि उन्हें बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था। मैं बहुत सुस्ती में थी और बेड पे ही लेटे लेटे मेरी फिर से आंख लग गई कि तभी भागते हुए कदमों की आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। वो मेरे हस्बैंड ही थे। वो भागकर मेरे पास आए और मेरा कंधा पकड़कर बोले, तुमने ये कैसे किया? मैंने हैरान होकर उनसे पूछा, क्या कैसे किया? क्या बात कर रहे हो आप? वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैं उठी और उनसे आराम से पूछा, बताओ क्या हुआ? उन्होंने बताया कि वो बाथरूम में बेटी को टॉयलेट यूज करने में हेल्प ही कर रहे थे कि उसने बोला, पापा वो देखो मम्मी भी आ गई, गुड मॉर्निंग मम्मी। उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तो उन्होंने फिर से उससे पूछा, कहाँ है मम्मी? यहां तो नहीं है। लेकिन वो फिर से हाथ से इशारा करती हुई बोली, हाँ पापा, मम्मी यही तो हैं, अभी बाहर गई हैं। कि तभी उन्होंने मुझे दरवाजे के बाहर से निकलकर किचन की तरफ जाते हुए देखा। बिखरे हुए बाल, पजामा पहने हुए, वो जो कोई भी थी वो बिल्कुल मेरी फोटोकॉपी थी। उन्होंने बताया कि तुम्हें ढूंढते हुए हम किचन में गए, लेकिन तुम वहां नहीं थी और किचन से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। हमारी बेटी को लगा कि शायद मैं उनसे छिपने का कोई खेल खेल रही हूं, इसलिए वो किचन की ड्रॉर्स खोलकर देखने लगी। मैं वहां नहीं थी, लेकिन वो तो मैं थी ही नहीं। मैं तो सारा टाइम अपने बेड पर ही सो रही थी। और 10 मिनट तक कसमें खाने के बाद मेरे हस्बैंड को यकीन आया कि मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं सच बोल रही थी। मैं अपने बेड पर ही सो रही थी सारा टाइम। मैं किचन से गायब होकर बेड पर कैसे पहुंच सकती थी? इसका मतलब वो मैं थी ही नहीं। उन दोनों ने जिसको भी देखा था वो मैं नहीं थी। और तभी मुझे मेरे सपने के बारे में याद आया। वो औरत दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, जो जोर जोर से हंस रही थी। उसके बारे में सोचते ही मेरे दिल में एक डर सा आ गया। अब हम दोनों को पक्का यकीन हो चुका था कि जरूर इस घर में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में हम गलत साबित हो गए। उस घर में जो कुछ भी था वो अब उस घर तक ही नहीं रह गया था। अगले दिन दोपहर में मैं अपने ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठी हुई काम कर रही थी कि मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा एक झटके से खुला और मेरे दो मैनेजर्स तेजी से अंदर आए। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं था, क्योंकि वो लोग अक्सर ऐसा किया करते थे। लेकिन वो लोग सीधा मेरे डेस्क के आगे ही आकर खड़े हो गए। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उनके चेहरे पर वो ही हैरानी वाले एक्सप्रेशंस थे जो कि कल मेरे हस्बैंड के चेहरे पर थे। वो दोनों एक साथ जोर से गुस्से में मुझसे बात करने लगे। मैं डर गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कहीं इन्होंने कोई एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देख लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उनमें से एक ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां कहां से आई? वो गुस्से में थी और बहुत ज्यादा हैरान लग रही थी। मैंने उनको बोला, मैं तो यहीं थी। मेरी बात सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई, बताओ। उसकी बात सुनते ही मुझे कल वाली बात याद आ गई। मैं तो बाहर गई ही नहीं थी। मेरे साथ में बैठे मेरे को वर्कर ने जब ये बात मैनेजर्स को बताई, तब जाकर उन्होंने मुझ पर चिल्लाना बंद किया। अब सब समझ चुके थे
कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं और ना ही ये कोई मजाक था। मेरी दूसरी मैनेजर ने बताया कि उन दोनों ने मुझे बाहर पार्किंग एरिया में घूमते हुए देखा था। मेरा चेहरा तो उनकी तरफ नहीं था, लेकिन मैंने अपने हाथ मोड़कर अपने चेहरे से लगाए हुए थे, जैसे कि मैं प्रेयर कर रही हूं। मैं अक्सर अपने हाथों को मोड़कर अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपना चेहरा उन पर रखकर बैठती हूं। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और सबको इसके बारे में पता है। उन्होंने बताया कि वो औरत जिसको उन्होंने बाहर देखा था, वो ना सिर्फ दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, बल्कि बिल्कुल मेरे ही जैसे चल रही थी। जैसे मैं चलते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करती हूँ, वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। यहां तक कि उसने बूट्स, लेगिंग्स और बास्केटबॉल स्वेटर भी बिल्कुल वही पहने हुए थे जो मैंने पहने थे। हर एक बात बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती थी, जैसे कि वो मैं ही हूं, सिवाय एक बात के। जब वो औरत वहां मेरी नकल करती हुई चल रही थी, तो वो बार बार बिल्ली की आवाज निकाल रही थी और उनको लगा कि मैं उनको डराने की कोशिश कर रही हूं। इस मोमेंट तक सबको यकीन हो चुका था कि वो मैं नहीं थी। सबके चेहरे पर एक अजीब सा ही डर और कंफ्यूजन थी, और एक ही सवाल था कि वो अगर मैं नहीं थी तो वो थी कौन। तभी सबके दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि वो अभी भी बाहर पार्किंग एरिया में ही हो। हम सब भाग के वहां पहुंचे। सच बताऊं तो जब मैं बाहर जा रही थी, तो मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो जो कोई भी थी अब वहां से जा चुकी हो। मेरे जैसे दिखने वाली औरत, मेरे जैसे कपड़े पहने हुए, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। हमें बाहर कोई नहीं मिला। वो पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली था। उसके बाद मैं घर जाने के लिए अपनी कार में बैठी। कार में बैठते ही मेरा फोन बजने लगा। वो मेरे हस्बैंड की कॉल थी। उन्होंने बताया कि वो अभी 10 मिनट पहले ही घर पहुंचे हैं। वो घर में लाइट जलाते ही बल्ब फूट रहे हैं। जैसे ही बल्ब जलाने के लिए बटन दबाते, बल्ब फूट जाता, और अभी तक 3 बल्ब फूट चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब वो बल्ब बदलने के लिए किचन में पहुंचे, तो उन्होंने किसी के भागकर उनके पास आने की आवाज सुनी। नॉर्मल भागने की आवाज नहीं, बल्कि तेजी से भाग के आने की आवाज, जैसे कि कोई किसी मकसद से उनके पास आ रहा है, शायद हमला करने के लिए। मेरे हस्बैंड पहले मिलिट्री में थे, और वो आवाज सुनते ही उन्होंने झट से अपने आप को बचाने के लिए चाकू उठा लिया। उनको लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है और उन पर हमला करने वाला है। लेकिन जब वो चाकू हाथ में लेकर छुपते हुए आगे बढ़े, तो वहां कोई नहीं था। पूरे घर में कोई नहीं था, बाहर गार्डन में भी कोई नहीं था। मैंने भी उनको ऑफिस वाली बात बताई। वो सब सुन के उन्होंने बोला कि अब हमें इस घर से निकलना होगा। उन्होंने बोला कि हम या तो उनके पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स के यहां चलेंगे। जब मैं घर पहुंची, तो वो पहले से ही बाहर खड़े थे, बैग लेकर। बैग में हमारा सारा जरूरी सामान था। मैंने घर के अंदर पैर ही नहीं रखा और हम बाहर से ही निकल गए। हमें लगा था कि शायद अगर हम इस जगह से दूर जाएंगे तो हमारा पीछा छूट जाएगा इन सब चीजों से। लेकिन हम गलत थे। हम उनके पेरेंट्स के घर में जाकर बैठे ही थे कि एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अपने आप जोर से बंद हो गया, और उस घर में कदम रखते ही पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई। हम दोनों समझ गए कि वो जो भी चीज हमारे घर में थी, वो यहां भी पहुंच चुकी है। हमने वहां से जाने का फैसला किया। वहां से निकलते हुए हमने देखा कि हमारे निकलते ही उस घर की सारी लाइट्स जलने लगी हैं, क्योंकि सारे बटन्स ऑन थे। फिर हम मेरी दादी जी के यहां पहुंचे। हम भाग के उनके घर के अंदर घुसे, ये सोच के कि अगर हम तेजी से अंदर जाएंगे और दरवाजा बंद कर लेंगे तो शायद वो चीज बाहर ही रह जाए। लेकिन वहां भी वही हुआ। उनके घर के अंदर पहुंचते ही एक बल्ब फूट गया, मेरे हस्बैंड के सर के बिल्कुल करीब। हमने दादी को सब कुछ बताया। उन्होंने बोला कि उस दिन वो सफेद बिल्ली देख के ही वो समझ गई थी कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, डरने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने घर को क्लेंस करना पड़ेगा। उन्होंने हमें कुछ सफेद कैंडल्स दी और कहा कि घर में जिस जगह सबसे ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं, वहां एक बाइबल खोल कर रख दो। लेकिन उन कैंडल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो कि आत्माओं से बात कर सकता है, वो भी हमारी हेल्प नहीं कर पाया। हमारे घर में आज भी अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। मेरा वो साया आज भी हमारा पीछा करता रहता है। वो जो कुछ भी है, उसको हमारा पीछा करना अच्छा लगता है, और ना सिर्फ हमको बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को भी डराने में उसको मजा आता है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो कोई शैतानी ताकत है
और उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मुझे अपने ही घर में बहुत डर लगता है कि कोई मुझे वहां से निकालना चाहता है, जैसे कि उसको मेरा वहां होना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हमने अपना सारा पैसा इस घर को खरीदने में ही लगा दिया था और नए घर में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो ताकत हमारा पीछा छोड़ना चाहती है।